बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके ब्रिज कोर्स आने वाला है। पूरा ब्रिज कोर्स ही आएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और इसी प्रकार का एक वीडियो और हम पहले भी बना चुके हैं, जिसमें कक्षा 9वीं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुक के क्षितिज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों ही हमने उसमें बताए हैं। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं ब्रिज कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर देखने के लिए इसके जो पाठ है, सबसे पहला जो पाठ है सूरज का ब्याह। ठीक है, सूरज का ब्याह जो इम्पोर्टेंट पाठ है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे बच्चों। पाठ 2 जो मिजबान है, जो कि बुंदेलखंडी लोक कथा पर आधारित है। बुंदेलखंडी लोक कथा है यह। ठीक है, अंतरिक्ष की सैर, इसके प्रश्नोत्तर पाठ में दे रखे हैं। एक दिन भुज का, ठीक है, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। इस पाठ में से एक पत्र पूछा जा सकता है, जो कि इसमें हमने कर रखा है। ठीक है, पत्र पूछा जा सकता है। पानी रे पानी जो पाठ है, इसमें पानी का महत्व बताया गया है, तो पानी के महत्व से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो है नमक का दरोगा कहानी है प्रेमचंद की। एपीजे अब्दुल कलाम आत्मकथा है। और साक्षात्कार जो है पंडित जसराज का साक्षात्कार है। इसके अलावा जो अगला जो पार्ट इसमें है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जो इसके कवि हैं, और जीवनी है हेलन केलर की। तो आपके जो ब्रिज कोर्स में आत्मकथा भी है और जीवनी भी है, तो आत्मकथा और जीवनी से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिखे हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले ब्रिज कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। सूरज का ब्याह कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है? सूरज का ब्याह कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने सूरज के ब्याह से उत्पन्न स्थितियों के बारे में बात की है। ठीक है, सूरज का ब्याह में क्या बताया था कि यदि सूरज का ब्याह हो जाएगा तो इसके 10-5 पुत्र उत्पन्न होंगे, और उनके कारण जो गर्मी जो उत्पन्न होगी वह सहन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक सूरज की गर्मी ही हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो यदि अधिक सूरज हो जाएंगे तो उसकी गर्मी को हम कैसे सहन कर पाएंगे? तो सूरज के ब्याह के बाद यदि उसके पुत्र उत्पन्न हो गए तो हमें भयंकर गर्मी सहन करनी पड़ेगी। तो कवि ने सूरज के ब्याह से उत्पन्न स्थितियों के बारे में बात की है। सूरज के ब्याह के बाद यदि उसके पुत्र उत्पन्न हो गए तो हमें भयंकर गर्मी सहन करनी पड़ेगी। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? ठीक है, सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? ये सूरज का ब्याह कविता से प्रश्न है। तो इसका उत्तर है सभी जीव खुश हो रहे थे क्योंकि सूरज की शादी होने वाली थी। ठीक है, सभी जीव खुश हो रहे थे क्योंकि सूरज की शादी होने वाली थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता? ठीक है, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर होगा यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो उसके 10-5 पुत्र जन्मते, जिससे भयंकर गर्मी पड़ती और जीव जंतु का जीना मुश्किल हो जाता। तो यह उसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, सभी जीव खुश थे। यह जो कविता थी सूरज का ब्याह, इसके अनुसार सभी जीव जंतु जंगल के बहुत खुश थे, क्योंकि अफवाह फैली थी वहां पर। यह अफवाह फैली थी कि सूरज का ब्याह होने वाला है और सभी जीव बहुत खुश थे। लेकिन उसी समय जल के अंदर से एक बूढ़ी मछली बोलती। कौन बोलती? बूढ़ी मछली बोलती है कि सूरज का ब्याह होने वाला है, इस पर आप इतना खुश मत हो। यदि सूरज का ब्याह हो जाएगा तो उसके 10-5 पुत्र जन्मेंगे, और हम एक सूरज की गर्मी भी नहीं सहन कर पाते, तो इतने सूरज की गर्मी कैसे सहन कर पाएंगे? तो इस प्रकार से एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे, वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो उससे संबंधित ही है यह, वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर है वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा जंगल काट देने से जंगल में जीव जंतुओं के रहने का स्थान बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, तो वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा जंगल काट देने से
जंगल में जीव जंतुओं के रहने के स्थान बहुत कम रह गए हैं। इसी प्रकार जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रिज कोर्स में से बच्चों, पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है? पेड़ पौधों से संबंधित, जल के महत्व से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आएगा आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधों की हमें जरूरत निम्न कारणों से है। पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक है। पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधियां व फल फूल मिलते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे हमें जरूरत है इनकी, क्योंकि सबसे प्रथम आवश्यकता तो यह है कि पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, इससे प्राकृतिक संतुलन रहता है। पेड़ पौधे जो है वर्षा कराने में सहायक है और पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधियां व फल फूल मिलते हैं। आपको यदि इसके अतिरिक्त याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो। इस प्रकार अगला प्रश्न है, दूषित जल स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? दूषित जल स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो इसका उत्तर होगा दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। दूषित जल में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। और जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है, उद्योगों व कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित पानी सीधे नदी व तालाब में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो उद्योगों व कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित पानी सीधे नदी व तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह जो पानी आता है उद्योगों और कारखानों का रसायन युक्त पानी होता है और यह यदि सीधे नदी तालाब में डाल दिया जाता है तो ये जो इसमें केमिकल मिले होते हैं यह नदी और तालाब के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा इसका है, पानी में गाय बैलों व जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए व नदियों में कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। ठीक है, तीसरा, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये वर्षा के पानी के साथ मिलकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हो। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, जल संरक्षण मतलब जल को बचाने की, उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर होगा दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, परंतु मनुष्य जल के महत्व को समझते हुए भी उसे प्रदूषित करने में लगा है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधों और फसलों के लिए भी जल आवश्यक है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम है, इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार जल संरक्षण से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, जल का संरक्षण मतलब जल को संरक्षित क्यों रखना आवश्यक है? यदि हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे लिए पानी मिलना भी कठिन हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। पानी के बिना क्योंकि जीवन ही संभव नहीं है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सभी के लिए पानी आवश्यक है और पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम है, इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। इसी प्रकार एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है, मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, मुहावरे जो है वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। और दूसरा है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जीवनी व आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जीवनी आपके ब्रिज कोर्स में एक जीवनी भी है और आत्मकथा भी है बच्चों। हेलेन केलर की जीवनी है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आप कोई से भी दो अंतर लिख सकते हो।
तो इसका उत्तर होगा जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। ठीक है, जीवनी में जो है जिसकी भी जीवनी लिखी जाती है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसमें वर्णन होता है, और आत्मकथा क्योंकि लेखक खुद लिखता है इसलिए संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है जीवनी किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है। ठीक है, अधिकतर जो है जीवनी किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कोई भी अपनी लिख सकता है। तीसरा है जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है। तो आपको इसे भी दो अंतर बच्चों याद कर लेना। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है यहाँ पर, ब्रिज कोर्स के व्याकरण से निम्नलिखित उपसर्ग से दो नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग दिए जा सकते हैं और उससे शब्द बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग दे रखे हैं और उनसे शब्द बनाए गए हैं। जैसे प्र से शब्द बनेंगे प्रबल प्रभाव, तो प्र उपसर्ग लगाने पर बनेंगे प्रबल प्रभाव प्रलय। निर उपसर्ग से निर्दय निर्गुण निर्मल। प्रति उपसर्ग से प्रतिकूल प्रतिकार प्रतिशोध। नि उपसर्ग से निडर निकम्मा निलय। कु उपसर्ग से कुटिल कुचाल कुमार्ग। अ उपसर्ग से अटल अचेत अभाव। ति उपसर्ग से तिरंगा तिमाही तिपाई। उसी प्रकार बे उपसर्ग से बेदाग बेकार बेपरवाह। खुश उपसर्ग से खुशदिल खुशखबरी खुश मिजाज। और ला उपसर्ग से लाचार लापता लावारिस। बद उपसर्ग से बदसूरत बदकिस्मत और बदनाम। तो इसी प्रकार मेजबान जो पाठ हमने बताया था, मेजबान जो है इसकी जो कहानी का सारांश भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनके घर एक बार मेहमान आते हैं। मेहमान को वे खाना खिलाने के लिए रोक लेते हैं। जब वे भोजन परोस देते हैं तो मेहमान जो है, उसके पहले हम लिखेंगे कि मेहमान को पापड़ बहुत पसंद रहते हैं। वह जब भोजन करने बैठता है मेहमान, तो पति पत्नी उसे बहुत प्रेम से खाना खिलाते हैं। उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन पापड़ परोसना वो भूल जाते हैं। और मेहमान को तो पापड़ ही बहुत अधिक पसंद था, और पापड़ लेने के लिए, क्योंकि पापड़ उसके सामने पड़े थे, लेकिन जो मेजबान थे, जो पति पत्नी थे, वह पापड़ परोसना भूल गए थे। तो जो मेहमान होता है वह कुछ युक्ति लगाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता है कि कल तो मैं खत्म ही हो जाता, मेरे सामने इतना बड़ा सांप आ गया था, यहाँ से लेकर वो पापड़ रखे वहां तक। तो जैसे ही पापड़ की बात सुनते हैं तो पति पत्नी को जो है पापड़ भूल गए हैं परोसना, ये बात याद आ जाती है। तो इस प्रकार बहुत छोटी सी कहानी है ये मिजबान। और मिजबान जो है बुंदेलखंडी लोक कथा, बच्चों बुंदेलखंडी लोक कथा है। अंतरिक्ष के शेर वाला जो पाठ है उसके पेज नंबर 21 पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ये आपको करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पांचों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम वाले पाठ में से आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर यहाँ जो दे रखा है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो पत्र एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज कोर्स में भी है, पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तो अनौपचारिक पत्र है यह। ठीक है, सबसे पहले पत्र में पता लिखा जाता है। ठीक है, पता लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया मुख्य बाजार भोपाल, और उसके बाद दिनांक लिखा जाता है। तो दिनांक जो भी हो, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो, जिस भी दिनांक को आपके एग्जाम हो, वो दिनांक आएगा यहाँ पे। क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, नमस्ते,
फिर मैटर लिखेंगे बीच का, क्योंकि हमको यहाँ पे जन्मदिन की बधाई देना है, तो हम लिखेंगे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो। और आखिरी में लिख देंगे तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार पत्र लिखना बहुत आसान है बच्चों, आप कोई सा भी पत्र आसानी से। इस प्रकार इस पाठ में एक और पत्र है, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे। तो बधाई पत्र लिखने के लिए वही तरीका, सबसे पहले हम पता लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, ठीक है। सबसे पहले पता, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रावीण्य सूची में देखा, तुम्हें प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई, तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। और यहाँ हम लिख देंगे तुम्हारा मित्र। तो पत्र लिखना बहुत आसान है, कोई सा भी पत्र लिखना हो तो ये इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले पता लिख दिया जाएगा, फिर दिनांक, और यदि मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, यदि अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, और उसके बाद जो हमें लिखने को कहा जाए उसे हम लिख देंगे। पेज नंबर 41 पर संधि दे रखी है बच्चों, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 41 पर संधि दे रखी है, इसे भी आप देख लेना, ठीक है, इसे भी आप देख लेना। और आपकी बुक में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी दे रखे हैं, ठीक है। विलोम शब्द दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर विलोम शब्द हैं, ईमानदार का बेईमान, विश्वास का अविश्वास, धर्म का अधर्म, नौजवान का बूढ़ा, असमानता का समानता, दुख सुख, गुण अवगुण, अंत प्रारंभ। और यहाँ पर जो एक जोड़ी दे रखी है वैज्ञानिकों की खोज वाली, यह भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, यह भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द भी है इसमें आगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जोड़ी, तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कर लेना जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ।